कोरोना और आम्फान से तो भारत ऐसे ही जूझ रहा है। उसके ऊपर आ गया और एक खतरा, टिड्डा, लोकस्ट अटैक। हम लोग खबर में, न्यूज़ चैनल्स में यही खबर आज देख रहे हैं। तो क्या है ये लोकस्ट अटैक? इसके ऊपर आधारित है मेरा बायो स्टोरी सीरीज का 5th स्टोरी, बायो स्टोरी 5, दैट इज राइज ऑफ locust. You are watching Biology with Vishwadip channel. Here we are going to discuss all the aspects about locusts, what they are, how they are coming into India, and what are the precaution we need to take against them. तो ये बहुत ही खतरनाक और खूंखार एक आतंकी होते हैं ये कीड़ा। हम लोग तो इतिहास में चेंगिस खान के नाम सुने ही होंगे, जो जहाँ पे भी हल्ला बोलते थे, गांव के गांव, शहर के शहर तो वीरान कर देते थे, जला देते थे, लूट लेते थे। इसी तरह से ये टिड्डा भी, ये लोकस्ट का झुंड भी, जो हरा भरा एक खेत को आक्रमण करता है, अटैक करता है, और उसके बाद जब वहाँ से चल जाते हैं तो खेत में कुछ बचा कुचा कुछ नहीं रहता है, बिल्कुल वीरान हो जाता है। अनाज तो ख़त्म कर ही देते हैं, उसके साथ साथ पत्ते और लकड़ी और उसका छाल भी नहीं छोड़ते हैं। तो सोच सकते हैं कि ये कितना खतरनाक हमलावर हो सकते हैं। भारत में कॉमनली जो लोकस्ट पाए जाते हैं, ये 4 प्रजाति का लोकस्ट हम लोग देख सकते हैं। डेजर्ट लोकस्ट, माइग्रेटरी लोकस्ट, बॉम्बे लोकस्ट एंड ट्री लोकस्ट। अब ये लोकस्ट क्या है? लोकस्ट ग्रासहोपर फैमिली का ही एक कीड़ा होता है। बट ग्रासहोपर नॉर्मल जो कॉमन ग्रासहोपर्स होते हैं, ये लोग जनरली माइग्रेटरी नहीं होते हैं, लेकिन लोकस्ट जो होते हैं दे आर माइग्रेटरी इन नेचर, यानी कि लोग का ओरिजिन कहीं दूसरे जगह में होते हैं, उसके बाद खाना के तलाश में या ब्रीडिंग ग्राउंड के तलाश में कोई दूसरी जगह में ये लोग झुंड में मूव करते हुए चल जाते हैं। ये कहाँ से आए हैं? ये आए हैं ईस्टर्न अफ्रीका का डेजर्ट रीजन से। अब इस बार जो लोकस्ट का अटैक हुआ है वो है डेजर्ट लोकस्ट। साइंटिफिक नेम है स्किस्टोसार्का ग्रेगरिया। तो ये ईस्टर्न अफ्रीका से अपना जर्नी शुरू करके ईरान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए इंडिया में एंट्री लिए हैं। ठीक है, तो जनरली ये जो लोकस्ट होते हैं ये डिज़र्ट में रहने वाले हैं। तो भाई डिज़र्ट में यानी कि रेगिस्तान में जाओ ना, एटलीस्ट राजस्थान तक रुक जाओ। तो भारत के अंदर क्यों घुस रहे हैं ये लोग? ओके, ये लोग का जो नेचुरल जो हैबिटेट है वो तो रेगिस्तान है। ये लोग को ड्राइनेस पसंद है, रूखी सूखी मौसम पसंद है। तो भाई गंगा, गोदावरी, इंदस, ये सारे जो नदी मातृक जो प्लेन जो एरिया है, जहाँ जो कि अनाज से, फसल से, क्रॉप फील्ड से हरा भरा होता है, तो यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं? चलिए इसके पीछे जो बायोलॉजिकल और जो जियोग्राफिकल जो रीजन है वो थोड़ा समझ लेते हैं। अब ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये जो मैप है, जो ईस्टर्न जो अफ्रीकन रीजन, जो रेड जो रीजन है नीचे की तरफ, ये जो रीजन है, इस रीजन के पास है इंडियन ओशन का पार्ट, अरेबियन सी। तो इसमें क्या हुआ था, 2018 के लास्ट में यहाँ पे कुछ तूफान हुआ था। ओके, डिप्रेशन। अब इस डिप्रेशन की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे बारिश हो गया। अब जैसे ही बारिश हो गया, ये लोग अपना ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि लोगों का जो पॉपुलेशन है ये बढ़ता चला गया। और वहाँ पे जो अनाज मिला
सबको ख़त्म करके धीरे 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 ये ईस्टर्न अफ्रीका से धीरे धीरे नॉर्थ की ओर मूव होता गया, और यानी कि नॉर्दर्न साइड में मूव होता गया, और केनिया, ईरान और पाकिस्तान होके ये लोग धीरे धीरे अभी एंट्री मार रहा है इंडिया में। अब ये लोग कितना खतरनाक हो सकते हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर में ये जो टिड्डे होते हैं ये 40 से 80 मिलियन के तादाद में एक झुंड बना के एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं, और 150 किलोमीटर पर डे के रफ्तार में ये लोग उड़ सकते हैं। और इन लोगों का जो विनाश करने का जो तरीका है, ये क्या करते हैं, अनाज, घास, पत्ता, पौधा सबको ख़त्म कर देते हैं, और उसके बाद ये कितना खाते हैं, एक दिन में जितना खाते हैं उतना खाना से हम लोग 2500 आदमी का खाने का इंतज़ाम कर सकते हैं। तो सोच सकते हैं कि ये अगर छोटा सा इन लोगों का जो झुंड है वो एक दिन में 2500 लोगों का खाना खा लेते हैं, तो एक बड़ा सा झुंड कितना नुकसान पहुंचा सकता है। अब जनरली ये इसका 2 फेज़ में मिलता है लोकस्ट, सॉलिटरी फेज़ और ग्रेगरियस फेज़। सॉलिटरी फेज़ यानी कि इस समय ये अकेले रहता है, इसको मेटिंग पसंद नहीं है, यानी कि पार्टनर ढूंढना पसंद नहीं है। और सॉलिटरी फेज़ कब, जनरली जो डेजर्ट रीजन होता है वो वहाँ पर हम लोग को इन लोगों का सॉलिटरी फेज़ देखने को मिलता है। सॉलिटरी फेज़ यानी कि उन लोगों को फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, यानी कि खाना या मॉइस्चर, ओके, वेजिटेशन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पा रहा है, तो वो लोग सॉलिटरी यानी कि अकेले अकेले घूमते रहता है। ये सॉलिटरी नीम फेज़ यानी कि मैच्योर फेज़, ये सॉलिटरी एडल्ट फेज़। लेकिन जब इन लोगों को फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है, जैसे कि मैंने बोला था कि 2018 के अंत में जो अफ्रीकन जो कंट्रीज़ है वहाँ पे बारिश हो गया था। जनरली तो बहुत गर्म और डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान वाला कंट्री है, लेकिन वहाँ पे अचानक डिप्रेशन क्रिएट होने की वजह से अरेबियन सी में, तो वो जो मॉइस्ट विंड है वहाँ पे ब्लो होना स्टार्ट कर दिया और वहाँ पे बारिश होना स्टार्ट कर दिया था, और जिसके वजह से लोगों का पॉपुलेशन, जब बारिश होगा ऑब्वियसली इंसेक्ट का पॉपुलेशन बढ़ेगा क्योंकि वेजिटेशन ज़्यादा हो जाएगा बारिश की वजह से। तो उस समय वो जो डेजर्ट जो रीजन है वो ब्रीडिंग ग्राउंड का काम किया इन लोगों का, और ये लोग बहुत ज़्यादा तादाद में अपना संख्या को बढ़ा लिया, और ये लोग सॉलिटरी फेज से तब कन्वर्ट हो गया ग्रेगरियस फेज में। अब ग्रेगरियस फेज होता क्या है, ये वोराशियस होता है, यानी कि इस समय इन लोगों को खाना का ज़रूरत होता है, ये लोग और ज़्यादा ब्रीडिंग करना चाहता है, ओके। ये ब्रीडिंग के लिए इस समय उत्सुक होता है, अपना पार्टनर को ढूंढ लेते हैं, और इन लोगों का जो लाइफ साइकिल का स्पैन होता है दैट इज़ 90 डेज, 90 दिन ये लोग जिंदा रह सकता है, ओके। और 90 डेज का स्पैन में एक मादा टिड्डा जो होता है वो 30 से 60 अंडा दे सकता है। तो इसी तरह से 90 डेज़ का लाइफ स्पैन ये 3 बार अंडा देते हैं, तो सोच सकते हैं कि एक एक टिड्डा से कितना इन लोगों का फैमिली बढ़ रहा है। तो जो ग्रेगरियस स्टेज में ये जो चेंज हो जाते हैं, इन लोगों का बॉडी कलर में भी चेंजेस आ जाता है, क्योंकि इस समय इन लोगों का बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आता है, जैसे सेरोटोनिन बोल के एक हार्मोन होता है, तो कुछ स्टेरॉयड हार्मोन की वजह से इन लोगों का स्ट्रक्चर यानी कि मॉर्फोलॉजी में भी थोड़ा सा चेंजेस आता है, और कलर में भी चेंजेस आता है, और ये और ज़्यादा कलरफुल हो जाता है। जनरली ये येलोइश और ब्लैकिश जो पैच जो कलर इन लोगों में देखने को मिलता है, और वही नीम्फ में मल्टी कलर देखने को मिल रहा है। तो सॉलिटरी स्टेज में ये लोग को ज़्यादा उड़ना पसंद नहीं है, लेकिन ग्रेगरियस फेज में ये लोग माइग्रेटरी बन जाता है और उड़ उड़ के एक जगह से दूसरी जगह में चलते रहते हैं। ये लोग का वज़न होता है 1 से 2 ग्राम, और जो ग्रेगरियस फेज में होता है ये हर रोज़ कम से कम अपना वज़न का खाना ख़त्म कर देते हैं, यानी कि अगर इसका वज़न 2 ग्राम है तो 2 ग्राम खाना ये खा लेता है। लेकिन वही सॉलिटरी फेज में ये इसको जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही खाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा ये खाना ख़त्म नहीं करेगा। सॉलिटरी फेज जो है लोकास्टी हम लोग के लिए कोई हानि नहीं पहुंचाता, हानि नहीं लाता है, लेकिन ये अटैकिंग भी नहीं होता है, ओके। लेकिन जैसे ही ग्रेगरियस फेज में आ जाता है ये अटैकिंग मेंटालिटी का हो जाती है, इन लोगों का जो बिहेवियरल जो चेंज है वो भी देखने को मिलता है हम लोगों को। तो अब एक लोकस्ट का लाइफ साइकिल देखा जाए
तो लोकस्ट का लाइफ साइकिल में बहुत सारे फेजेस यहाँ पे देखने को हम लोगों को मिलेगा। तो एक एडल्ट लोकास्ट मैंने बोला 30 to 60 अंडे देते हैं। फिर अंडे से जो एग हैच होता है तो जो लार्वल स्टेज है उसको कहा जाता है नीम्फ। ओके, तो नीम्फ स्टेज में इसको क्या कहा जाता है, हॉपर, यानी कि ये हॉपिंग करते रहता है यानी कि छलांग लगाते रहता है, क्योंकि उन लोगों के पास कोई अपना विंग नहीं होता है। ओके, तो हॉपिंग स्टेज को, ये हॉपर स्टेज को वेजिटेशन का ज़्यादा ज़रूरत है। एडल्ट को उतना ज़्यादा खाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हॉपर को वेजिटेशन का, यानी कि वेजिटेबल्स यानी कि लीव्स या ग्रेन्स को ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो जितना जल्दी खाएगा उतना जल्दी वो बढ़ेगा, उतना जल्दी वो सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेंड करेगा। और सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेंड होने के बाद जो सेक्स जो होता है, यानी कि लोगों के बीच में जो मेटिंग होता है मेल और फीमेल के बीच में, इसके लिए एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्चा करना पड़ता है। तो उतना एनर्जी खर्चा करने के लिए ये लोग मीटिंग से पहले क्या करते हैं, अपना बॉडी में बहुत सारे एनर्जी स्टोर कर लेता है। तो इसलिए उन लोगों को बहुत सारा खाना पड़ता है और फैट डिपोजिशन करना पड़ता है बॉडी में, क्योंकि इस समय ये लोग माइग्रेशन में है। ये जब माइग्रेशन में कि एक जगह दूसरी जगह में जब ये उड़ के जाने वाले हैं, तो माइग्रेशन से पहले जब ये सॉलिटरी से ग्रेगरियस फेज में अपने आप को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो बॉडी में बहुत सारा एनर्जी और फैट डिपोजिशन होता है इन लोगों में। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आधा ही, मतलब यहाँ पे दिखाया गया है, ये ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आधा ही समय दिखाया गया है कि सॉलिटरी फेज में कैसे होता है, और जैसे ये ग्रेगरियस फेज में कन्वर्ट हो जाता है, ये देखने में कैसे होता है बाकी आधा हिस्से में। तो ये डेजर्ट ग्रासहॉपर का सॉलिटरी फेज है, और जैसे इसका मेटामॉर्फोसिस हो गया है, वो बन गया है ग्रेगरियस। और इन लोगों का लाइफ साइकिल में पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि लाइफ साइकिल का अलग अलग स्टेज में ये लोगों का रंग, रूप और आकार जो है अलग अलग होता है। तो ग्रेगरियस फेज में एक्चुअली है क्या, जैसे हम लोग पोकेमॉन में देखे थे कि वो लोग विकसित हो जाता है। नॉर्मली वो लोग कुछ नहीं करता, जैसे विकसित हो जाता है वो लोग अटैकिंग नेचर का हो जाता है। तो इसी तरह से ये लोकास्ट भी, जब ये लोग ग्रेगरियस फेज में कन्वर्ट हो जाता है सॉलिटरी फेज से, ये लोग अटैकिंग नेचर का हो जाता है, और ये झुंड बना के एक जगह से दूसरी जगह में उड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी तरह से वो लोग पाकिस्तान बलूचिस्तान होते हुए इंडिया का जो वेस्टर्न पोर्शन है, यानी कि राजस्थान में पहले आया, उसके बाद गुजरात, पंजाब, हरियाणा का कुछ हिस्सा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और यूपी तक आके पहुंचा है। और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कुछ दिन में बिहार, असम और बंगाल में भी प्रवेश कर सकता है। ओके, क्योंकि अभी ये जो लोकास्ट अभी उड़ रहा है हम लोगों के आसपास, जो मतलब एंट्री हुआ है लोकास्ट का, ये सब अभी मतलब कि एडल्ट तो हो गया है, लेकिन अभी भी फुली मैच्योर्ड नहीं है। ये लोग अभी ब्रीडिंग नहीं किया हुआ है, तो ब्रीडिंग करने के लिए ये लोग उत्सुक है। अब ब्रीडिंग करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होता है, इसलिए ये लोग जो हरा भरा जो गांव है, जो क्रॉपिंग फील्ड है, वहाँ पे अपना हल्ला बोल रहा है। ये लोग कब रुक सकता है, ये लोग रुक सकता है तब जब ये लोग ब्रीडिंग कर लेगा, जब यानी कि फिर से ये लोग अंडा दे देगा। तो मैच्योर जो है वो मर जाएगा अंडा देने के कुछ दिन बाद, और जो हॉपर स्टेज में आ जाएगा तो ये उड़ नहीं पाएगा। तो जहाँ पे इन लोग का ब्रीडिंग ग्राउंड होगा, जनरली फिर से वापस हो जाएगा ब्रीडिंग करने के लिए राजस्थान का डेजर्ट एरिया में, और वहाँ पे लोगों को रोका जा सकता है। तो इन लोगों को कैसे ख़त्म करेंगे हम लोग, एक तो इन लोगों का जो ब्रीडिंग ग्राउंड है, ब्रीडिंग ग्राउंड कहाँ कहाँ पे है वो ढूंढ के लोगों को ख़त्म किया जा सकता है। या तो ये लोग जनरली डायगोनल नेचर का होता है, यानी कि दिन में ये लोग उड़ते हैं, रात में ये लोग रेस्ट लेते हैं। तो रात में जहाँ पे ये रेस्ट ले रहे हैं उसी जगह में हम लोग केमिकल स्प्रे कर सकते हैं, फ्यूमिगेशन कर सकते हैं, और इन लोगों को मारा जा सकता है। ओके, अब किस तरह का केमिकल रिकमेंड किया गया है, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो सेंटर है इंडिया का, वो बताया है कि इन लोगों के ऊपर क्लोरपाइरिफॉस, फिप्रोनिल, ओके, इस तरह का कुछ बैंड जो कि पेस्टिसाइड है इन लोगों के ऊपर यूज़ करने के लिए बोला गया है। जनरली इसके ऊपर जो फॉस्फेट पेस्टिसाइड, ओके, फॉस्फेट ग्रुप का जो पेस्टिसाइड है वो यहाँ पे इन लोगों के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। ओके, जैसे कि कुछ नाम बता रहे हैं,
डेल्टामेथ्रीन, फिप्रोनिल, क्लोरपाइरिफॉस, मैलाथियन, पैराथियन, इस तरह का ग्रुप का जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड कहा जाता है, ये सब यूज़ करके हम लोग इन लोगों को इरेडिकेट कर सकते हैं कुछ हद तक। तो चलिए, होप फॉर द बेस्ट कि हम लोग इस चीज़ से निपट ले, क्योंकि अगर ये लोग अपना अटैक में अपना जो हल्ला बोला इसमें सक्सेस हो गए तो हो सकता है कि इंडिया तो ऐसे ही अभी इकोनॉमिकल कंडीशन इंडिया का ख़राब होते हुए जा रहा है और अगले दिन में हम लोग को और एक फेमिन या फेमिशमेंट का सामना करना पड़ सकता है।